हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.8 और 5 पॉइंट वो एक्सरसाइज है जिसे देखकर बच्चे कांप जाते हैं, डर जाते हैं थर थर। रोल्स थ्योरम। जैसे ही बच्चे रोल्स थ्योरम का नाम सुनते हैं, सर जी इस एक्सरसाइज को तो छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि स्कूल में फलाने टीचर ने कहा था बड़ी मुश्किल है, तुम्हारे तो समझ में नहीं आएगी। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे इधर उधर वो कह रहे हैं भैया बहुत ही मुश्किल है, सर से ऊपर को गुजर गई। हो सकता है गुजर गई हो सर से ऊपर को। तो अमित जैन सर से पढ़े थे, बहुत ही इजी लगी सर, मजा आ गया। तो हम भी पढ़ते हैं भाई अमित जैन सर से। आज देखते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम पहले मैं आपको समझाऊंगा है क्या, पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा। आप उसको ध्यान से समझे। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या करना है और क्यों करना है। क्या करना है तो सब कर देंगे, ठीक है ना। क्यों करना है तो जो क्यों करने का जवाब है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आपके पास खुद जवाब आने लगेंगे। सर मेरे पास तो जवाब मिल गया और गारंटीड, चाहे आप पढ़ाई में वीक हो, इंटेलिजेंट हो, आप जवाब दोगे। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। रोल्स थ्योरम, कुछ टीचर इसे रोलीज भी बोलते हैं, कुछ ही बोलो, हमें तो रोल्स थ्योरम करनी है। चलिए रोल्स थ्योरम देखते हैं। तो क्या कहता है आपको, कहता है एक आपके पास ग्राफ है, मान लीजिए कर्व, ठीक है ना। कर्व किसका होगा? कर्व आपके पास होगा किसी एक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो ये आपके पास किसी एक इक्वेशन का ग्राफ है। चलिए देखते हैं। अब इस ग्राफ में आपके पास लेट दो पॉइंट सपोज करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट है यहाँ पर ए और ये पॉइंट है यहाँ पर एक बी, ठीक है। इस पॉइंट, दो पॉइंट मैंने सपोज किए ए एंड बी, ठीक हो गया। तो ए कहां पर आया? एक्स एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर क्या आएगा? वाई एक्सिस पर आएगा एफ ए, ठीक है। तो ये आपके पास एफ आ गया। ये पॉइंट आपका बी है और ये आपका एफ बी हो गया, ठीक है। दो पॉइंट हो गए ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस पे आ गई वैल्यू, और वाई एक्सिस पे एफ ए, और ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट बी और वाई एक्सिस पर एफ बी, ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन हो गया इसका, ठीक है। तो अब आइए, अब इसमें है क्या? अब ये कहता है कि दो पॉइंट ए और बी पर जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस में और ए और बी दोनों पे, मींस इंक्लूड होने चाहिए दोनों पॉइंट। और देख लीजिए फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी दो पॉइंट पे फंक्शन क्या कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस है, कहता है कि ये डिफरेंशियल भी होना चाहिए, ये डिफरेंशियल भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वो डिफरेंशियल होंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वो सब डिफरेंशियल होते हैं। इस बात को दिमाग में रख लें। वैसे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वो सब डिफरेंशियल होते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस जो है क्लोज ब्रैकेट में है, देख लीजिए, और डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में। मींस डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, दोनों पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन उन दोनों पॉइंट पर वैल्यू इक्वल होगी। चलिए अब मायने बात यही रही कि ये क्या चीज है, इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होगी। देखिए क्या यहाँ इक्वल है? यहां पर आप ध्यान से देखें, ये इक्वल नहीं है। देखिए एफ ए यहां पे जा रहा है, एफ बी यहां पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जो ये बी था, ये आपका बी यहां ना बनकर, आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि ये जो पॉइंट है बी, ये यहां पर है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया कि जो ये एफ ए है और जो ये एफ बी है ये दोनों इक्वल हैं। एफ ए मतलब ये वाई एक्सिस पे वैल्यू और एफ बी मतलब ये वाई एक्सिस पर वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल है। एफ ए इक्वल एफ बी मीन्स दोनों पॉइंट पर
जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपका रेंज होगी वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों डोमेन के लिए रेंज आपकी इक्वल होगी। क्लियर है यहाँ पे? देखिए दोबारा से, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी क्लोज ब्रैकेट के लिए, डिफरेंशिएबल होगा लेकिन ओपन ब्रैकेट के लिए, ठीक। और तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए इक्वल एफ बी होगा, एफ ए इक्वल एफ बी भी होगा, ठीक। देखिए बता दिया मैंने आपके लिए अनइक्वल लिया था जिससे आपको ये बात दिमाग में बिठा सकूं। अगर मैं शुरू में ही इक्वल रख देता तो आप कंपेयर ना कर पाते कि सर ने इक्वल भी रखा था, ये चीज इग्नोर कर देते। तो मैंने इसलिए आपको ये बना के दिखाया जिससे ये इग्नोर ना हो। कहता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, सेटिस्फाइड होती है, वेरीफाइड नहीं हुई, थ्योरम वेरीफाई करनी होती है हमेशा, कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, थ्योरम वेरीफाई करनी होती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तीन। तो अगर ये तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो कहता है एक ए और बी के बीच में तीसरा पॉइंट आएगा सी, सी बिलोंग्स टू ए बी, एक तीसरा पॉइंट सी आएगा, सी, अब सी कहां लू मैं, सी कहीं भी हो सकता है, ए और बी के बीच में सी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा सी है कहां, ठीक है। ए और बी के बीच में सी कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कहां है, कहता है कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, उस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए उस पॉइंट पर, ठीक। मींस एफ डैश एक्स इक्वल 0 एट सी, सी पर मींस ये एफ डैश एक्स इक्वल 0 एट सी। जो आप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए ये है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वो 0 होगा, और वो 0 कब होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन 0 का क्या मतलब होता है, आपको अभी इसका यूज नहीं आया है तो इसलिए आपको पता नहीं है। डिफरेंशिएशन 0 का मतलब होता है स्लोप 0, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप, स्लोप आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड स्लोप, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड स्लोप, ये वो ही स्लोप है, एम इक्वल 0 या tan थीटा इक्वल 0, है ना, स्लोप। स्लोप क्लियर हो गया, स्लोप एम इक्वल 0, tan थीटा इक्वल 0 या स्लोप इक्वल 0, तो वो स्लोप 0 होगा, स्लोप को यहां डिफरेंशिएशन कहा गया। तो टेंजेंट भी यही होता है, टेंजेंट, ठीक। तो टेंजेंट स्लोप एम tan थीटा कुछ भी कहें वो डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन उस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है ये, ए और बी के बीच में कहीं। चलिए अब स्लोप 0 किसे कहते हैं, स्लोप 0 का क्या मतलब होता है, स्लोप 0 का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए चलते हैं 11वीं क्लास में, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये रही लाइन, तो इसका एंगल कितना है, 0 है, देख लीजिए इसका एंगल 0 है। एंगल कहां से काउंट हुआ, एंगल यहां से काउंट हुआ, ये एंगल काउंट हुआ, और जब लाइन ही पैरेलल है तो इनके बीच कौन सा एंगल बनेगा, कोई भी एंगल नहीं है, तो क्या कहा हमने, थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप 0, ठीक हो गया। तो कौन सी लाइन होगी वो, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो स्लोप है वो 0 है, मींस सी पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट, लीजिए तो सी पॉइंट ये होगा आपका, सी पॉइंट ये होगा, और यहां पे टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट ऊपर से जा रही है, टेंजेंट सी पॉइंट पर, ठीक है, सी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो 0 होगी, और 0 टेंजेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। तो आइए क्या क्या बातें बताई हमने, सबसे पहली बात की कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फिर हम कहेंगे कंटिन्यूअस तो हो ही गया तो डिफरेंशिएबल तो गारंटीड होगा। चलिए डिफरेंशिएशन भी हो गया इसका गारंटीड में, फिर हमने क्या कहा कि एफ ए इक्वल एफ बी होगा, ठीक है, एफ ए इक्वल एफ बी होगा। ये तीन चीज हमें समझानी है, टीचर को ये बतानी है, और उसके बाद कहेंगे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। फिर एक हम पॉइंट सी निकाल के दिखाएंगे, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, सी पॉइंट निकाल के दिखाएंगे। मान लीजिए ए बी जो है आपका 2 5 है, तो सी की वैल्यू 2 और 5 के बीच में कुछ भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी, 3.5 भी, 2.5 भी, सी की वैल्यू आएगी और 2 और 5 के बीच में ही आएगी।
और अगर सी की वैल्यू 2.5 आ गई तो हम लिख देंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक हो गया। चलिए, ये तो मैंने आपको रोल्स थ्योरम समझाई है और आप इस वीडियो को एक दो बार देखें तो आपको रोल्स थ्योरम अच्छी तरह समझ आ जाएगी। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखता हूं कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैसे फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपके लिए रोल्स थ्योरम पूरी तरह से लिख दिया है कि जैसे आपको क्वेश्चन में लिखनी है। इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन कहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन में पहला पॉइंट आएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज ब्रैकेट में है। ठीक। सेकंड पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ये ओपन ब्रैकेट में। इसको आप नोट कर लें, इससे आप बाहर क्वेश्चन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन को इसी लिमिट में बांध देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा और मार्क्स भी फुल मिलेंगे। आपको इससे बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है ना। ग्राफ आपके दिमाग में मैंने सेट कर दिया। अच्छा, एक और बात, ग्राफ से क्या ऐसा हो सकता है कि केवल ए और बी के बीच में सी की एक ही वैल्यू आए? क्या सी की और कहीं भी वैल्यू हो सकती है? यस, सी की वैल्यू मोर देन 1 भी आ सकती है। मान लीजिए कोई आपको डिफरेंशियल करने के बाद यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हो गया कि वहां पे आपके 2 रूट्स आ सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, मे बी। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है ना। अब यहां देख सकते हैं आप, ये पैरेलल है, यहां पर ये सी जीरो है, यहां पर ये जीरो है और आपका पॉइंट ए ये है मान लीजिए और पॉइंट बी ये है। ठीक है ना। तो सी यहां भी जीरो है, एफ डैश सी, C1 लिखूंगा मैं इसे, यहां भी जीरो है और C3 यहां भी जीरो है, जहां पर ये पॉइंट आपका C1 हो गया, ये पॉइंट C2 और ये पॉइंट C3। तो मैनी पॉइंट्स पे भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है कि सी की वैल्यू जो है वेरीज कर सकती है, डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता ही है डिफरेंट आती है। चलिए, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी हो गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी हो गया। यहां ध्यान रखेंगे आप, क्लोज यहां ओपन। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है, वो सब आपको बताया जाएगा। थर्ड पॉइंट में एफ ए इक्वल एफ बी लिखना होता है। आपको लिखने का मतलब आपको दिखाना पड़ता है कि एफ ए इक्वल एफ बी। ठीक है। और कंडीशन, तो यहाँ पे आपका ये 3 स्टेटमेंट के बाद आ जाता है। कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम गेट सेटिस्फाइड। ठीक है। कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई ये 3। अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम एफ डैश सी इक्वल 0 लेकर चलेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो एक सी आएगा जिसकी वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी। ठीक है ना। एक भी हो सकती है, कई हो सकती है। सी की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी और अगर आप सी फाइंड आउट कर लेते हैं जो ए और बी के बीच में आ गया तो अब मान लीजिए आपने पहाड़ चढ़ गए, रोल्स थ्योरम गेट वेरीफाइड। तो आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। ठीक है ना। अब बात ये रही कि सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल, चलो सर अब तो हो जाएगा, समझ में भी आ गई बात। अब बात है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी कैसे करना है। तो आइए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका कंटिन्यूटी है, तो सबसे पहले आप दिमाग में रख लीजिए जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है ना, जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है भले ही ऐसा हो, ठीक है ना, जितने भी आपके अलजेब्रिक फंक्शन हैं उनको सबको कंटिन्यूअस बताया गया है। अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी हैं उन सबको कंटिन्यूअस बताया गया है। तो सबसे पहली बात आपके लिए, सबसे बढ़िया बात कि ये जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ये बात अलग है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन आएगी, लेकिन जो आपको यहाँ पे लिमिट देगा, ठीक है ना, जो इंटरवल देगा आपको वो उसी इंटरवल में देगा जहां पे ये आपके कंटिन्यूअस हो। ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं होती। तो सबसे पहले जितने भी आपके पॉलिनोमियल हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ठीक है ना, वो सब आपके कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। ठीक। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री में देखिए साइन का ग्राफ था, ठीक, ये कंटिन्यूअस है। साइन का ग्राफ था, ये कंटिन्यूअस है। आइए कोस का देखते हैं। कोस यहां से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक,
cos का ग्राफ भी कंटिन्यूअस में आएगा, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। लेकिन बात रही tan की, क्या tan कंटिन्यूअस फंक्शन है? tan कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इसके बीच में रुकावट आती है π/2 पे, ठीक है ना। π/2 पे क्या आ गई, यहां से चले थे आप 0 से, और ये एसिम्पटोट और एसिम्पटोट, ये रही लाइन एसिम्पटोट, और ये इनफाइनाइट पे चला गया, ठीक है ना। एसिम्पटोट के साथ ये इनफाइनाइट पे चला गया और आएगा यहां से, ठीक है। π/2 पे ये वैल्यू थी, फिर 270 में आ गई। ऐसे ही पीछे -π/2 पे, -3π/2 पे, यानी कि जहां जहां इनफाइनाइट आता है, जहां जहां इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू है ही नहीं, नॉन डिफाइन है। तो जैसे ये एसिम्पटोट आया तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहां से स्टार्ट हो गई, ब्रेक आ गया, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो टिग्नो टेंजेंट जो है tan थीटा, तो tan थीटा इन पॉइंट्स पे ±π/2 ±3π/2 इन पॉइंट्स पे ऐसा होने से ही चलेगा, कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी में जा रही है, कंटिन्यूअस है, बाकी कंटिन्यूअस है, ठीक। तो एक आपको पता लगे। अब लोग कंटिन्यूअस है और एक्सपोनेंट भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लोग का कोई क्वेश्चन आ जाए कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए कंटिन्यूअस और डायरेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां पे हम क्या लिखते हैं, द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, जो फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट इज डिफरेंशिएबल। जो कंटिन्यूअस है उसको तो हमने डायरेक्ट कर दिया डिफरेंशिएबल है। तो ये कंडीशंस हैं, आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। आपको एक या दो बार थोड़ी सी दिक्कत महसूस देगी, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8। चलिए देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए किया है। क्वेश्चन देखिए, f(x = x² + 2x - 8), ठीक। x बिलोंग्स टू -4 2, क्लियर हो गया, ये आपको करना है। अब आपको पहले मैं ये कहूंगा कि जो आपको मैंने पहले रोज थ्योरम की कंडीशंस बताई थी उनको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। आपने लिख ली होगी कॉपी पे, तो आप उनसे टैली करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले क्वेश्चन में हाई हो गया। चलिए फॉर रोज थ्योरम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं सिंपल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। तो ये क्या होगा, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर -4 2। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या केवल -4 2 के बीच में ही ये जो है कंटिन्यूअस होगा? नहीं, ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो है सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन क्योंकि कंडीशन हमें दी गई थी तो हमने इसी कंडीशन को लेकर चले, केवल हम ये कंडीशन लेकर चले, ठीक हो गई बात। चलिए दूसरी बात, सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके हैं। इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन -4 to 2, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो गई। देख लीजिए ये लिखा था आपको कि जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं वो सब डिफरेंशिएबल तो होंगे ही। ध्यान रखें, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, टीचर इन्हीं बातों पे ध्यान देता है। टीचर जो मार्क्स काटता है छोटी छोटी बातों को, ये मेन बात होती है, देखता है। चलिए फिर एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी है। एफ ए मीन्स यहाँ पर एक बार -4 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। -4 पुट किया, -4 पुट किया, -4 पुट किया और ये एज इट इज सिंप्लीफाई करके 0 नहीं आता है। 5 6 7 2 कुछ भी आ सकता है, बाई चांस इसमें 0 आया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 0 ही आना चाहिए। बाई चांस इस क्वेश्चन में 0 आ रहा है, इस 0 का 0 वाले 0 से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। 2, अब 2 पुट करिए सारे में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 4 8, 8 - 8, बाई चांस दोनों इक्वल आ गए, बाई चांस दोनों बिल्कुल इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए इक्वल। 0 से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ सकती थी वैल्यू, दोनों इक्वल आ गए। 3 कंडीशन बताई थी, देखिए कॉपी में लिखवाया था, देखिए कॉपी में कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम गेट सेटिस्फाइड। देखिए इन 3 कंडीशन के बाद हमने क्या लिखवाया था कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, कोई टेंशन हुई। 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिल गए,
लास्ट का मार्क्स बचा है। चलिए सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, आइए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। यहीं पर आपको तो यहाँ करना है नीचे, एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2, एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2। ठीक, अब आप लिखेंगे एट सी एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। एट सी, सी पर एफ डैश सी क्या होगा 0। चलिए सी रख दीजिए, एफ डैश सी 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सी इक्वल कितना आ गया, -1 आ गया। देखिए सी इक्वल -1 आ गया। समझ में आया? देखिए हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, कर दिया। कंडीशन क्या लिखवाई थी, एफ डैश सी निकालेंगे और एफ डैश सी को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे एट सी, ये लिखवाया था। चलिए एफ डैश सी में सारे में सी लिख दीजिए, रख दिया सारे में सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल, अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या होना चाहिए 0, इसको हमने 0 बता दिया, 0 था 0 बता दिया। तो सी की वैल्यू -1 आई। -1 बिलोंग्स टू, देखिए -1 इसको बिलोंग कर रही है। -4, सॉरी क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा। जो -1 है वो -4 से 2 के बीच में आ रहा है, चेक कर लीजिए। -4, -3, -1, -2, -1, 0, 1, 2 आ गया -1 बीच में, एक वैल्यू आई है, कोई दिक्कत नहीं, आ तो गया। चलिए आ गया, हेंस रोज थ्योरम गेट वेरीफाइड। हेंस रोज थ्योरम गेट वेरीफाइड। आप पूरा लिखेंगे, मैंने क्योंकि मुझे पता है बोर्ड की लिमिटेशन मोबाइल में इतनी आ रही है, तो मैंने इस वजह से इतना लिखा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे चेक करना है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5, 9। कहता है कि ये चेक करिए कि रोज थ्योरम वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। चलिए रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट, साइन, कॉस और कुछ केस को छोड़कर टेन भी, इसका जिक्र आया था, इसका जिक्र आया ही नहीं और होता भी नहीं है। आइए देखते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है, ग्राफिकली देखते हैं। 1, 2, 3, 11वीं क्लास में आपको कराया गया था, अगर आपको याद हो 11वीं क्लास में आपको बताया गया था। देखिए 2 से 1 के बीच में, ठीक है ना, जब 1 है, ठीक है ना, 2, अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको लिख के ही बताते हैं। एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपके पास वैल्यू लेता हूं मैं f0.0001, ठीक, और मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं आपके पास 0.9999, ठीक, और वैल्यू लेता हूं मैं आपके पास 1.0001, कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए ये 3 वैल्यू हैं आपके पास और तीनों को आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी 0, इसकी 0, इसकी 1। क्या बताया गया था आपको कि जो जस्ट पहले वाली वैल्यू होती है इसमें, जस्ट पहले वाली कहां से पता लगती है, यहां से, ठीक। 0.0001 अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो इससे जस्ट पहले नंबर, ठीक है ना, होल नंबर क्या है 0, इसमें होल नंबर क्या आएगा 0, ठीक है। या इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की, तो जो भी पहले वाला इंटीजर होगा, तो इसमें पहला इंटीजर ये है, इसमें पहला इंटीजर ये है, इसके अंदर पहला इंटीजर ये है। तो अब जरा एक चीज हो, 1.9999, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जैसे ही ये 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं हम। 1.0001 पर भी 1 है, 1.99 पर भी 1 है, लेकिन 2 आते ही 2 हो गई। चलिए देखते हैं 1.001 पर, 1.001 ये रहा, ठीक है ना, 1.001 ये रहा, इसके ऊपर 1 है, ये रही। 1.999 मीन्स 2 के ऊपर 2 है, लेकिन 1.99 भी तो 2 होता है, 2 के ऊपर 1 है, इस 2 के ऊपर 2 से हल्का सा पहले 1 है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं है तो ये वाला गोला लग गया आपका, अगर इंक्लूड होता तो डार्क लग जाता है,
इंक्लूड होता तो डाल लगाता, इंक्लूड नहीं है। देखो 1.992 ही है, लेकिन 2 पर वैल्यू कितनी आई है 1। ये तो एग्जैक्ट 2 है, एग्जैक्ट 2 पे तो 2 ही आएगी, लेकिन जो लगभग 2 है वहां पर 1 है, तो लगभग 2 ये 1.99 जो भी 2 से बिल्कुल पीछे की वैल्यू हो वो आप 1.99999 कितना ही मान लो, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे 2 है तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 0। अब जो ये थी इसके लिए क्या आएगा, ये आएगा। तो कंटिन्यूअस कहां है, कंटिन्यूअस ये देखिए यहां पे है, अलग होके यहां आ गया, अलग होके यहां आ गया, तो ये तो सेपरेट हो गए सारे। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, जहां आपको पेन उठाना पड़े, जहां आपको पेन उठाना पड़े, यहां आया पेन उठा के यहां आ गए, फिर पेन उठा के यहां आ गए, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं बताना है टीचर को, ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है। तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था ये फंक्शन, तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज neither continuous nor differentiable। ये ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। 4 वैसे तो कहीं भी नहीं है ये, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दे रखा था हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहां, ठीक, हेल्स रोल्स थ्योरम डू नॉट सेटिस्फाइड। वेरीफाइड की तो बात ही बहुत दूर है, सेटिस्फाइड ही हो रही है, क्योंकि ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट है, अगला पार्ट भी यही है कि आपको ये प्रूफ करना है। फिर इसके अंदर कहता है वाइस वर्सा भी प्रूफ कीजिए। चलिए पहले हम इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं, फिर वाइस वर्सा की बात करेंगे। तो इसका कन्वर्स की बात करेंगे, पहले हम fx इक्वल x² - 1 ये फंक्शन है आपके पास, और x बिलोंग्स टू 1 2। चलिए ठीक है ना, 1 2। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें पहला पॉइंट कंटिन्यूअस, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, एफ ए कितना है 1 0, कमाल है, इसमें भी 0 आ गया। 2 4 - 1 लीजिए, तो गई भैंस पानी में हो गई इसकी। तो इसके अंदर भी रीजन क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम डू नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे, भले ही दोनों 0 हो, भले ही दोनों 3 हो, जो भी हो, लेकिन दोनों इक्वल आने चाहिए थे। तो क्वेश्चन वाले ने मजाक किया, वो बोले हमारे साथ क्वेश्चन सेकंड में 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों पॉइंट में ही नॉट वेरीफाइड नॉट सेटिस्फाइड आ गया। जब नॉट सेटिस्फाइड आ गया तो वेरीफाइड का तो मतलब ही नहीं बैठता। चलिए कहता है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, देखते हैं इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या। चलिए ये तो हो गया। अब कहता है इसका कन्वर्स, चलिए इसका कन्वर्स चेक करते हैं। अब कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए कन्वर्स का मतलब मैंने आपको स्टेप कराया थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन एफ सी इक्वल 0 वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी, इस इंटरवल में आता है, ठीक है ना। ये था ये आपके पास। अब क्या कहता है इसमें कि इसका कन्वर्स पूछ रहा है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी क्या होंगी, ठीक है, क्या उल्टा क्वेश्चन ऐसे चलेगा। तो आइए समझते हैं इस बात को, क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा था। तो देखते हैं, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए यहां पर है और एक पॉइंट बी यहां पर है, और ये एफ ए हो गया, ये एफ बी हो गया। और देखिए एफ ए इक्वल एफ बी नहीं है, एफ ए इक्वल एफ बी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, एफ ए इक्वल एफ बी नहीं है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, सी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो और जरूरी नहीं भी है कि ना हो, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक पॉइंट सी हो सकता है जहां पर स्लोप 0 हो, ठीक है ना। एक पॉइंट सी ऐसा हो सकता है जहां पर स्लोप 0 हो, मीन्स एफ डैश सी 0 हो, लेकिन ये कंडीशन ना सेटिस्फाई हो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि क्या इन क्वेश्चन का कन्वर्स भी ट्रू है, तो आपको आंसर देना नो।
लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एफ डैश सी इक्वल 0 कब आएगा? कंडीशन थी कि ऊपर कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशियल भी होना चाहिए, एफ इक्वल एफ बी भी होना चाहिए, और एफ डैश सी इक्वल 0 होगा जहां पर सी बिलोंग्स टू इस इंटरवल। ठीक है ना, इस इंटरवल में आएगा। चलिए ये भी हमने ले लिया, ठीक है, ये भी हमने ले लिया। तो क्या एफ इक्वल एफ बी है? नहीं है। चलिए दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जब हम मान लीजिए ये ग्राफ ही है कि यहां पर हमें कोई पॉइंट सी ऐसा मिल पाए, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट सी मिल पाए कि जहां पर स्लोप 0 हो, मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। सी पॉइंट में भी यहां हो, मान लीजिए वो पॉइंट सी यहां हो, लेकिन अगर पॉइंट सी यहां होगा तो यहां पर स्लोप 0 नहीं है। ठीक है ना, यहां पर पॉइंट सी है, स्लोप 0 नहीं है, क्योंकि उसके कंडीशन क्या है कि आपका स्लोप 0 होना चाहिए, मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब आप ग्राफिकली देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर एफ डैश सी 0 हो, एफ डैश सी 0 हो तो वो सी जो है ए और बी की लिमिट में बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सी पॉइंट जरूर मिले कि जहां पर डिफरेंशियल 0 हो, जरूरी नहीं है कि सी पॉइंट ऐसा मिले। ठीक है ना, तो कभी भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ठीक हो गया। तो ये आपको इसमें केवल क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? नो, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, एक फंक्शन है आपके पास -5 to 5 रियल नंबर, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड एफ डैश एक्स डजंट वैनिश। वैनिश का क्या मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स खत्म नहीं होगा, मींस एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। वैनिश का मतलब खत्म होना, खत्म होना मतलब 0। डज नॉट नहीं होगा 0। इसको इसमें देखो इंग्लिश में कह के सीधा घुमा दिया, एफ डैश एक्स डज नॉट 0 ना कह के वैनिश वर्ड लिख दिया। ठीक हो गया। तो क्या कहता है, प्रूव दैट f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f। तो कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि ये इक्वल नहीं। चलिए सबसे पहली बात है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जरा मैं देखूंगी वीडियो पूरी आ रही है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो फंक्शन है आपके पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, -5 से 5 के बीच जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है ना, उन सबकी इमेज आ रही है। -5 से 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है उनकी इमेज आ रही है। ठीक है, तो हर x के लिए आपके पास fx है, हर x के लिए आपके पास fx हैगा। ठीक, तो कोई भी वैल्यू x की ऐसी नहीं है जिसके लिए fx ना हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात है ये आपके पास कंटिन्यूअस है। ठीक हो गया, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, सेकंड पॉइंट। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट होता है एफ ए इक्वल एफ बी। आपके पास थर्ड पॉइंट क्या है, एफ ए इक्वल एफ बी। ठीक है ना, आपने एफ ए इक्वल एफ बी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नहीं पता है क्या है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारे पास तो हमने इसमें क्या कहा, एफ ए इक्वल एफ बी भी है। लेकिन अगर ये आपके पास सेटिस्फाई हो गया तो क्या वेरीफाई होगा? चलिए वेरीफाई देखते हैं, होगा नहीं होगा। एफ डैश सी इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश सी का ये मैं बता रहा हूं आपको, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी ऐसे भी फाइंड आउट किया जाता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ डैश सी ऐसे भी निकाला जाता है व्हेन एफ डैश सी इक्वल 0। लेकिन यहां पे क्या कहा, नहीं है, डज नॉट वैनिश नहीं है, एफ डैश सी 0 नहीं है। अगर एफ डैश 0 नहीं है तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। जब एफ डैश सी 0 नहीं है तो एफ डैश सी का एक फार्मूला ये भी होता है, ये 0 के इक्वल नहीं है।
जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ बी माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये यहां गया, एफ बी माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0, एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए। तो एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए आ गया, जहां पर ए आपका -5 है और बी 5 है। हेंस F5 नॉट इक्वल टू F-5। A -5 है, B 5 है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है ना। कंडीशन क्या कहता है यहाँ पर, F डैश इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 कह दिया इसमें, नॉट वेनिश। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये था, नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास एफ बी माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए आ गया। ठीक है, और जहां पर ए और बी की वैल्यू ये थी। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस मांगते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और मैंने आपको जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, अपने दोस्तों को ये क्वेश्चन कराएं, उनको इनके बारे में बताएं। तो ये जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं रोल्स थ्योरम के, ये आपके हो गए। आगे मीन वैल्यू थ्योरम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मीन वैल्यू थ्योरम समझाऊंगा। रोल्स थ्योरम आपकी हो गई, आप इसके क्वेश्चन करिए और इस पे कमेंट कीजिए, और आप एक दो क्वेश्चन में आपको लगेगा कि आपको लिखना आ गया है। केवल एक इसमें लिखने का स्टाइल है, पैटर्न है, और उसके बाद आपके मार्क्स फुल आने हैं। थैंक यू।